मंजुलिका बहू, प्रसाद खानदान में तुम्हारा खूब स्वागत है। शांति आरती करके चावल का कलश आगे रखती है। देवरानी जी सीधे पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। गृह प्रवेश करके मंजुलिका अंदर आती है। इसी तरह अगला दिन शुरू होता है। बहू, इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इसीलिए आज तू पहली रसोई में बढ़िया से तीखे मीठे पकवान बनाकर खिला दे, जिससे दिल खुश हो जाए। देवरानी जी, पूरा परिवार पूरी छोले बड़े मनपसंद से खा लेता है, तो यही बना दो। बाकी मीठे में रसमलाई बना देना। जेठानी पूजा जहाँ खाने का ऑर्डर दे रही थी, मंजुलिका के अंदर अलग खिचड़ी पक रही थी। जितना मर्जी भर भर कर ऑर्डर झाड़ लो जेठानी जी, मगर पकाऊंगी तो मैं अपनी मन मर्जी का खाना। ये पूरी बेलना पापड़ बेलने जितना मुश्किल है, मुझे नहीं होगा। मंजुलिका, अगर मेरी कोई मदद लगेगी तो मैं रसोई में रुक जाती हूँ। जेठानी जी, आप बाहर जाकर हवा खाइए, मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है। इन सारी राशन के डिब्बे में तो ठूस ठूस कर आटा भर कर रखा है। पूरी रसोई छान मार ली, चावल कहीं नहीं दिख रहा। तभी बहू को एक डिब्बे में चावल दिखता है। मिल गया चावल, अब बात बन जाएगी। मगर ये तो बड़ी मुश्किल से 1 किलो कच्ची बासमती है। सबके लिए तहरी कम पड़ जाएगी। सब्जी भी डालूंगी। चावल भिगोकर छोड़ देती हूँ, जब तक सब्जी काट लेती हूँ। बहू गाजर टमाटर बीन्स आलू वगैरह काटना चालू कर देती है। हाँ, नाश पिटाई प्याज कितना तीखा है, आंखों में लग रहा है। कट गई सब्जियां, फटाफट से कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। बहू सब्जियों को अच्छे से भूनकर चावल डालकर तहरी बनाकर कुछ देर में परोस देती है, जिसे देखकर ससुराल वाले खुश होकर। बहू, तू तो बड़ी फुर्तीली है, फटाफट से खाना बना लिया। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। वो जल्दी परोस दे। और कचौड़ी पूरी तो लिया। अच्छा। पापा जी, मैंने कचौड़ी पूरी नहीं बल्कि सिंपल स्पेशल और टेस्टी टेस्टी तहरी बनाया है। चक्कर बताइए कैसा बना है। प्लेट में चावल देकर निशा पूजा चिक चिक करते हुए। मंजुलिका भाभी, आपने तो नमकीन चावल की बलि चढ़ा दी। बस नाम चेंज करके तहरी बोल दिया। मुझे तो लगा था आप पहली रसोई में कुछ अच्छा खाना बनाओगे, जैसे कि छोले भटूरे, कढ़ाई पनीर या मलाई चाप। निशा की फरमाई झाड़ने पर मंजुलिका भड़क कर खिचपिच करने लगती है। कसम से कुत्तों को घी हजम नहीं होता। मैंने इतने मन से सबके लिए तहरी बनाया और इन दोनों नासपीती नंद के नखरे खत्म नहीं हो रहे। तुम दोनों अब ज्यादा नखरे मत करो, खा लो। बहू ने तहरी अच्छी बनाई है। सच में देवरानी जी, तहरी गर्मी के हिसाब से हल्का फुल्का और आसानी से बचने वाला खाना है। पहली रसोई में पूरी कचौड़ी तो सबको ही बनाता है, मगर ये अलग डिश है। चाची चाची, आपने बहुत टेस्टी तहरी राइस बनाया है, मुझको और खाने डाल दो। बहू, मुझको भी थोड़ा और चावल डालना। एकदम खिले खिले बने हैं। रोज रोज दिन रात रोटी चबाकर मेरे दांत दुख गए हैं। अजी, ज्यादा चटोरे मत बनो। ज्यादा चावल खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, बाद में रोटी खा लेना। अरे भाग्यवान, अभी पेट भी नहीं भरा है, खा लेने दो। क्यों नजर मार रही हो? बहू की बनाई तहरी सब लोगों को काफी लजीज लगती है, जिसे वह मांग कर खाते हैं। सारे चावल खत्म हो गए, एक दाना नहीं बचा। शाम को बढ़ा कर बना दूंगी। रात के टाइम के खाने के लिए बहू ब्लिंकिट से ऑनलाइन चावल का पैकेट मंगवाकर तहरी बनाने लगती है। तभी तहरी के तड़के से सांस आती है। अच्छी, अच्छी। ये भगवान, बहू क्या बना रही है? किचन में मिर्ची फैला दिया। मम्मी जी, मैं सबके लिए तहरी बना रही हूँ। इस पर शांति थोड़ा खींचकर बोलती है। बहू, तूने मुझसे पूछा भी नहीं और अपने मन से खाना पका लिया। बहू, हम लोग रोटी खाने वाले बंदे, एक टाइम चावल चल जाता है, लेकिन दोनों टाइम नहीं। सॉरी सासू माँ, मैं कल से ध्यान रखूंगी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्र है अभी तो मक्खन लगाकर मना लिया, मगर सासू माँ बड़ी खड़ूस नकचड़ी है। डिनर में दोबारा से तहरी देखकर ससुराल वालों को बुखार लग जाता है। मैं तो चावल नहीं खाऊंगा, मेरे लिए 4 रोटी बना दो। रोटी खाए बिना पेट नहीं भरेगा मेरा। पर पापा जी, मैंने सबके हिस्से का बना दिया है, खा लीजिए। कोई नहीं देवरानी जी, तुम सबको खिलाओ। मैं पापा जी के लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ, वो शुगर के मरीज है। ज्यादा चावल नुकसान करेगा। मेरा क्या है, बेलने दो गर्मी में रोटी, पसीने पसीने होगी। इसी तरह 2-4 दिन गुजरते हैं। दादी, मैं जल्दी से नाना नानी के पास से गर्मी की छुट्टियां बनाकर वापस आ जाऊंगा, आप ख्याल रखना। मेरा प्यारा पोता बहू, जा इस बार आराम से गर्मी की छुट्टियां मनाकर रहना। तेरी देवरानी है ना हम लोगों को बनाकर खिलाने के लिए। जेठानी के जाने के पीछे से अब मंजुलिका रोज रोज तहरी ही बनाती। भाभी, जल्दी से मेरा और भैया का लंच दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लाइए देवर जी, बस आखिरी सीटी आने वाली है कुकर में। इस पर प्रेम किलसकर पूछता है। भाभी, आपने लंच में भी तहरी बनाई है क्या? रोटी सब्जी बना दिया करो। हाँ, मैं तो जैसे हलवाई लग रही हूँ, इतनी गर्मी में रोटी बनाकर खिलाऊं। हाँ।
लीजिए देवर जी, मैंने रेशेदार सब्जी डालकर मीट मसाला डालकर अलग स्टाइल से तहरी बनाई है, खाकर देखना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रहने दीजिए, ज्यादा मक्खन मत लगाइए। किचपिच करते हुए देवर चला जाता है जहाँ लंच के टाइम ऑफिस में। क्यों नितिन भाई, आज तेरी बीबी ने क्या दिया है लंच में? यार ये भाई मटर पनीर थोड़े पैक करके दिया होगा, रोज की तरह कच्ची पक्की तहरी होगी। नितिन बेचारा जैसे ही टिफिन खोलता है तो उसके अंदर तहरी वाले चावल थे जो कि पानी में तैर रहे थे। देख भाई, आज तो भाभी ने कुछ ज्यादा ही टेस्टी तहरी बना दी। मेरा तो मन कर रहा है उस चुल्लू पर तरी में डूब कर मर जाऊं। नितिन सबके बीच में बहुत एम्बैरेस हो जाता है और भड़क कर घर आता है। मंजुलिका, तुम रोज रोज एक ही खाना क्यों बनाती हो? रसोई राशन से भरी हुई है, मगर रोटी पराठा बनाने में आलस आता है। नितिन जी, आप मुझ पर राशन पानी लेकर मत चढ़िए। इतनी तीखी गर्मी में मुझसे रोटी नहीं बनेगी। जिसको तहरी खानी है तो खाए, वरना खुद बना लीजिए। सब लोग बैठकर मोटे होने के लिए हैं बस। हकर दिखाकर बहू कमरे में जाकर एसी की हवा खाती हुई मस्ती मारती है और रात के 9-10 बजे तहरी बनती है। मजबूरी में ससुराल वाले वही खाते हैं। रोज रोज तहरी खाकर मैं पक चुकी हूँ। छोटी भाभी को ये मन नहीं करता कि कभी कुछ अच्छा बना लूं, जैसे कि मैं मलाई चाप, कढ़ाई पनीर, पराठे, रोटी बना दे। निशा, तू नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात मत कर। खुद को तो एक रोटी सीधी पकाने नहीं आती। माँ, तुम बार बार ताने क्यों मारती हो? इस घर में तो बेटी का हाल घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी है। रोज रोज तहरी खाने के चलते आखिरकार ससुर का शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर आकर चेकअप करते हैं। गया प्रसाद जी, आपका शुगर तो 400 के पार है। लगता है चावल या मीठा खा रहे हैं आप। इन सब चीजों से परहेज कीजिए। माँ जी, आपकी 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है। आपका थायराइड भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर दोनों को परहेज बताकर चले जाते हैं। नितिन भड़कते हुए, तुम्हारी सबको रोज रोज तहरी खिलाने के चक्कर में माँ और पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। अब बस निकलो तुम यहाँ से। मंजुलिका अपनी गलती पर पछताते हुए रोने लगती है। नितिन जी, मुझे घर से मत निकालिए। सासू माँ, ससुर जी, मुझे एक मौका दीजिए। नितिन, जाने दे, भूल चूक सबसे होती है। बहू को सुधरने का एक मौका तो देना चाहिए। अगले दिन मंजुलिका सब्जी मंडी से ताजी हरी सब्जियां चुनकर लाती और सबको नाश्ता करवाती है। पापा जी, आपको एक और फुल्का दूं? हाँ बहू, एक चपाती दे दे, थोड़ी धनिया की चटनी भी और देना। जी, ये लीजिए। भाभी, मैंने तो आज फुल पेट भर कर खा लिया। मैं तो चला ऑफिस। देवर जी, लंच का डिब्बा तो ले लीजिए। भाभी, लंच में क्या बनाया है? गर्मा गर्म नमक वाली कचौड़ी और मटर पनीर। थैंक यू सो मच भाभी, यू आर द बेस्ट। प्रेम खुशी खुशी लंच का डब्बा लेकर चला जाता है। बहू ससुर सास को नाश्ता करवाने के बाद दवाई खिलाती है और उनकी खूब अच्छे से देखभाल करती है, जिससे कुछ दिनों में उनकी सेहत तंदुरुस्त हो जाती है। और अब नाश्ते से लेकर रात के खाने में रोज बनने वाली तहरी की जगह रोटी, चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां ले लेती है। पिछले 3 महीनों से हम आपके बिजली दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव में बिजली नहीं आई। कितनी बार अर्जी डाल दी हमने। अरे गांव में बिजली भेज पाना पान पर चूना लगाने जितना आसान काम नहीं है। कितनी अर्जियां डालनी पड़ती है, फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग लोगों से परमिशन लेकर साइन करवाने पड़ते हैं। पता है, सालों लग जाते हैं गांव में बिजली लाते लाते। सर्दियों के मौसम में तो बिना बिजली के जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों का क्या करें? हर साल गर्मियों के मौसम में पूरा गांव गर्मी से झुलस रहा होता है। आप लोग तो अपने दफ्तर में एसी कूलर चलाकर आराम करते हो, लेकिन साहब, जरा हम गरीबों के बारे में भी सोचिए। तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि हम कुछ काम नहीं करते? अरे यहाँ बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, और भी काम है हमें। जब बिजली आनी होगी तो बता देंगे। बिजली दफ्तर वालों की बात सुनकर वो सभी चेहरे पर मायूसी लेकर बाहर आ जाते हैं। सरपंच जी, अब आप ही बताइए क्या करें? मैं क्या ही बताऊं, मैं तो खुद परेशान हूँ। एक तो हमारा गांव भी इतना छोटा और पिछड़ा हुआ है कि मुझे तो लगता है कि सरकार भूल ही गई है कि मदनपुर नाम का भी कोई गांव इस देश में है। सबको बस शहरों को उजागर करने की पड़ी है, लेकिन कोई गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इतने सालों में कोशिश में लगे हुए हैं कि गांव उजागर हो, गांव में बिजली आए ताकि गर्मी से छुटकारा मिले, लेकिन लगता है इस साल की भी गर्मी बिना बिजली के ही गुजारनी होगी। सभी उदास होकर तपती धूप में अपने घर लौट जाते हैं। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाहर आंगन में भी नहीं थी। बाबा, वो पड़ोस वाली काकी के साथ मटके बेचने के लिए शहर की तरफ गई है। कह रही थी आते हुए शाम हो जाएगी। उन्होंने खाना बनाकर रख दिया है, आप कहीं तो लगा दूं? पंकज हाथ मुंह धोकर बैठ जाता है तो वही मुन्नी पंकज को खाना परोसती है और गिलास में मटके का पानी देती है, जिसे पीकर
अब तो इस गर्मी में ये मटके का पानी ही शरीर को सुकून देता है। कम से कम हम गरीबों के पास ये मटका तो है। ऐसे ही शाम हो जाती है। पंकज की पत्नी माधवी पड़ोसन शीला के साथ अपनी मिट्टी के बर्तन और मटकों से भरा ठेला लिए घर पर आती है। माधवी, आज तो आने में काफी देरी हो गई। लगता है आज काफी कमाई हुई है तुम्हारी। चवन्नी भी कमाई नहीं हुई है। सारे मटके बर्तन यूं ही वापस लेकर आई हूँ मैं। गर्मी के मौसम में तो मटके को काफी अच्छी बिक्री होती है, तो लोगों ने मटके क्यों नहीं खरीदे? शहर में अब हर किसी के पास फ्रिज होता है, तो कोई क्यों ही मटके खरीदेगा। 2-3 साल पहले तो गर्मी के मौसम में मटकों की बिक्री हो जाती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रही है। ऐसा ही रहा तो खाएंगे क्या? वैसे ही गर्मी से कम परेशान हैं, जो अब हमारा काम भी नहीं चल रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही गांव का हर एक शख्स परेशान हो जाता है। सालों से ना गांव में बिजली थी और ना कोई अच्छा रोजगार का साधन। गांव के कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते, तो कुछ अमीर लोगों के खेतों में खेती करते। पानी के नाम पर भी गांव में इकलौती नदी थी। इसी नदी से सभी गांव वासियों का गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो सोचती हूँ, अगर गांव में नदी नहीं होती तो हम तो सालों पहले ही इस गर्मी से मर चुके होते। सही कहा मनोरमा बहन, ये नदी ही अब इकलौता सहारा है हम लोगों के जीवन का। वैसे ये महीना पूरा होने वाला है। हर महीने के आखिर में हम अपनी नदी की पूजा करते हैं। इस रविवार के दिन सभी सुबह 6 बजे नदी किनारे इकट्ठा हो जाना। आखिरकार ये नदी ही तो हमारे जीने का इकलौता सहारा है। नदी मैया, बस इस नदी को कभी सूखने मत देना। जहाँ एक तरफ गर्मी के चलते पूरा गांव परेशान था, तो वहीं गांव में बनी इस नदी की वजह से ही सारा गांव जी पा रहा था। सभी अपनी इकलौती नदी की हर महीने पूजा करते थे और साथ ही नदी को गंदा होने से भी बचाते थे। बाप रे बाप, आज तो सच में हद ही हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर धूप की किरणें नहीं बल्कि आग के गोले बरस रहे हैं। बंटी बेटा, जाकर एक गिलास मटके का पानी लिया। जी माँ। बंटी घर के अंदर जाता है और गिलास में मटके का पानी, ठंडा पानी भरकर अपनी माँ को देता है। इस मटके का पानी कितना ज्यादा ठंडा है ना। ये मटका पानी को कितनी जल्दी ठंडा कर देता है। काश हम लोग इस मटके के अंदर रह पाते। हाँ माँ, फिर हमें भी कभी गर्मी नहीं लगती और हम भी पानी की तरह ही ठंडे रहते। तुम भी ना कभी कभी कैसी बातें करते हो। चलो जाओ पढ़ाई करो, थोड़ी देर में मटके बनाकर मैं तुम लोगों को खाना देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बीतते दिनों के साथ गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इस साल इतनी भयानक गर्मी होती है कि गांव की एक बूढ़ी औरत सरला की गर्मी के चलते मौत हो जाती है। अब तो बस यही दिन देखने रह गए थे। इतने सालों से तो बस हम गर्मी से ही परेशान थी, लेकिन आज तो गांव में गर्मी से सरला चाची की मौत हो गई। भगवान, क्या सारे जुल्म सिर्फ हम गरीबों पर ही ढाता है। अरे सरला चाची की 3 जवान बेटियां हैं, अब क्या होगा इन तीनों का। सभी लोगों को सरला की मौत का काफी बड़ा सदमा लगता है और कहीं न कहीं अब सबके दिलों में गर्मी को लेकर दहशत और बढ़ जाती है। माधवी हर रोज की तरह शहर और गांव में मटके बेचने के लिए जाती है। बहन जी, ये बड़ा वाला मटका कितने का है? ये बड़ा वाला 100 रुपए का है और छोटा वाला 50 का। मेरे पास 50 रुपए ही हैं और घर में इतने सारे लोग हैं। इस छोटे से मटके का पानी हम कितने लोग ही पी पाएंगे। आप एक काम करिए, ये छोटा वाला ही दे दीजिए। आप ये बड़ा वाला ही लेकर जाइए। जब आपके पास पैसे हों तो आप मुझे बाकी पैसे दे दीजिएगा। इतनी गर्मी में कोई प्यासा मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं भी आपकी तरह ही गरीब हूँ, तो आपकी हालत समझ सकती हूँ। भगवान अपनी कृपा आप पर बरसाए, भला करे ऊपर वाला आपका। माधवी उस औरत को आधे दाम में ही बड़ा वाला मटका दे देती है। माधवी भले ही खुद गरीब थी, लेकिन जितनी हो सके उतनी लोगों की मदद करती। आधे कम दामों में लोगों को मटका देना, कभी किसी को पानी पिलाना, तो कभी किसी को अपने हिस्से की रोटी देना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सरला की मृत्यु को मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए थे कि अब गांव में 6 साल के बच्चे की गर्मी के चलते मौत हो जाती है, जिससे माधवी काफी ज्यादा डर जाती है और नदी किनारे पानी भरते हुए रोने लगती है। गांव में गर्मी के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उस बच्चे की माँ को रोता बिलखता देख मेरा तो कलेजा ही बिलख उठा है। माधवी काफी ज्यादा रोती है कि तभी रोते रोते माधवी के कुछ आंसू उस नदी के अंदर जा गिरते हैं, जिससे मेरी बच्ची, रोना बंद करो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ये आवाज कहाँ से आई है? कौन है यहाँ? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ माधवी। ये आवाज मुझ में से, यानी इस नदी के अंदर से आ रही है। मैं नदी की देवी तुमसे बात कर रही हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नदी देवी, क्या आप सच में मुझसे बात कर रही हैं? मैं तुम्हारी और तुम्हारे
गांव के हालातों के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारे गांव के सभी लोग भीषण गर्मी के चलते काफी परेशान हैं। इस गांव में रहने वाला हर शख्स एक नेक दिल इंसान है। तुम भी लोगों की काफी मदद करती हो, इसलिए अब मैं तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ। गांव में जितने भी परिवार हैं, उन सभी परिवारों के हिसाब से तुम एक मटका बनाओगी और उस मटके के ऊपरी हिस्से में मेरी इस नदी का पानी भरोगी। ये सभी मटके तुम्हें इसी नदी किनारे बनाने होंगे। नदी देवी की बात सुन माधवी ऐसे ही करती है और जल्दी किनारे आकर सभी गांव वालों के परिवार के हिसाब से अलग अलग मटके बनाकर रख देती है। और जब नदी का पानी उन मटके के ऊपरी हिस्सों में डालती है तो देखते ही देखते वो छोटे छोटे पानी से भरे मटके बड़े बड़े पानी से भरे मटके के घरों में बदल जाते हैं। ये तो पानी से भरे मटका घर है। हे देवी मैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माधवी जल्दी से सभी गांव वालों को इकट्ठा करके नदी किनारे ले आती है। सभी नदी किनारे बने पानी से भरे इन मटकों के घरों को देखकर काफी हैरान और खुश होते हैं। माधवी तो सच कह रही है, ये पानी से भरे मटके घर अब हमारे हैं, हम इसमें रह सकते हैं। हाँ हाँ, देवी मैया ने मुझसे खुद कहा है। एक एक करके अब गांव के सभी लोग जब उस पानी से भरे मटके घर के अंदर जाते हैं। ये मटका घर अंदर से कितना ज्यादा ठंडा है ना, जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी मटके के अंदर हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बर्फ से घिरी वादियों के बीच में खड़े हैं हम। पहली बार जिंदगी में दिल और शरीर को इतना सुकून मिला है। ये पानी से भरा मटका घर तो बड़ा ही कमाल का निकला। ऊपर पानी भरे होने की वजह से कितनी ज्यादा ठंडक है इसके अंदर। अगर ऐसा घर हो तो बिजली की किसे ही जरूरत है। सभी गांव वाले नदी किनारे पानी से भरे और मटकों के घरों में जाकर काफी ज्यादा खुश थे। माँ, अब पूरा घर हमारा है ना? हम पूरी गर्मियाँ इसी घर में रहेंगे। अब तो मैं गर्मी में कहीं बाहर भी नहीं जाऊंगी, हम सब यहीं खेलेंगे। मुझे तो अभी भी ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। मुझे खुद पंकज, लेकिन देखो ना, देवी मैया की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और हमें गर्मी से छुटकारा भी मिल गया। सभी गांव वाले मटके घर के अंदर रहकर काफी ज्यादा खुश थे। माधवी, तुम यकीन नहीं करोगे, कल रात को तो मुझे अपने इस मटके घर के अंदर ठंड लगनी शुरू हो गई। कंबल ओढ़कर सोई हूँ मैं, जब जाकर नींद आई है। मैं तो सबसे ज्यादा इस बात से खुश हूँ कि अब गर्मी से गांव में किसी की मौत नहीं होगी। इसी तरह पूरा गांव नदी किनारे बसे उन मटके घरों में हंसी खुशी रह रहा था। ऐसे कुछ समय गुजरता है। शहर से कुछ लोग गांव घूमने के लिए आए होते हैं और जब उन लोगों की नजर नदी किनारे पानी से भरे इन बड़े बड़े मटकों के घरों पर पड़ती है, आई कांट बिलीव, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सारे घर मटके के बने हुए हैं। जी हाँ, सही कहा आपने, ये सारे घर मटके के बने हुए और अंदर से काफी ज्यादा ठंडे हैं। आज तक इतने अलग अलग तरह के घर देखे, लेकिन ऐसा मटका घर पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं इन घरों की फोटो क्लिक कर सकती हूँ? सोशल मीडिया पर इन मटके घरों की फोटो पोस्ट होते ही कई सारे लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए गांव आते हैं, जिसके चलते काफी कम समय में अब ये पिछड़ा गांव लोगों की नजरों में आने लगता है। और अब जल्द ही इस गांव में बिजली भी आ जाती है और अब पूरा गांव गर्मी में भी हंसी खुशी रहता है।